प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज से मैं आपका पहला चैप्टर संबंध एवं फलन स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर को आपने 11th में भी पढ़ा था। वहाँ पर हमने संबंध और फलन के बारे में बेसिक जानकारी ली थी कि संबंध की परिभाषा क्या है, संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है। इसी तरह से फलन की परिभाषा क्या है और फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है। यहाँ 12th में हम संबंध और फलन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं अपना ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको संबंध के बारे में देना चाहता हूं। वैसे तो आपने इसको 11th में पढ़ रखा है। देखिए, अगर कोई एक सेट ए है आपके पास और कोई दूसरा सेट है बी, ये सेट है हमारे पास ए और ये सेट है बी, तो ए से बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। ये आपको 11th में पढ़ाया जाता है कि किसी सेट ए से बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये सबसेट का सिंबल है, जहाँ पे ए क्रॉस बी क्या है, ये जो ए क्रॉस बी लिखा गया है ये क्या है? ए क्रॉस बी है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि दो सेट ए और बी का ये कार्तीय गुणन कहलाता है। यहाँ पर हम जो संबंधों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस हैं। बाइनरी रिलेशंस का मतलब क्या होता है? द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध के लिए क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर b की जगह पर यहाँ पर भी अगर हम a कर दें तो a से a में कोई संबंध r बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, द्विआधारी संबंध कहलाएगा। यानी कि डोमेन की जगह पर भी a और कोडोमेन की जगह पर भी a। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा r हो जाता है वो सबसेट हो जाता है किसका? a क्रॉस a का। तो यहाँ पर ये जो हम संबंधों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम द्विआधारी संबंधों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो सेट होगा वो भी ए होगा और राइट साइड में होगा वो भी ए होगा। ए से मतलब दोनों साइड में समान तरह के ही समुच्चय हमारे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जो संबंध है वो कितने प्रकार के हैं मुख्यतः। सबसे पहला है रिक्त संबंध, जिसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हमारा है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा है स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चौथा है सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। पांचवा है संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। और फिर छठा है तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें ये जो 3, 4, 5, 6 क्रम पर जो ये 4 संबंध लिखे गए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। और यहीं से बोर्ड में आपसे एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ख़ास तौर से आप ये जान लें कि तुल्यता संबंध पर आधारित एक 5 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसे हमें तैयार करना है। तो आइए अब इन संबंधों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा संबंध है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। ध्यान से देखिए आप, किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त से मतलब है कि नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि उसमें जो सेट आप ले रहे हैं ए, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना अनिवार्य है। किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए का कोई भी अवयव आर के द्वारा ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर हमारा कोई सेट ए है और इधर भी ए है, ए से ए में कोई संबंध हमने डिफाइन किया, क्या? आर। अब अगर ए का कोई भी एलिमेंट इस ए के किसी भी एलिमेंट से आर के द्वारा संबंधित नहीं है तो हमारा संबंध कैसा कहलाएगा? रिक्त कहलाएगा। और फिर उसको कैसे लिखा जाएगा? आर इज इक्वल टू 5।
यहाँ लिखा देखो r इज इक्वल टू 5, 5 जो है सिंबल है रिक्त समुच्चय का, और ये 5 आपको पता है कि a क्रॉस a का सबसेट भी होगा। क्या होगा ये? a क्रॉस a का सबसेट। तो ये जो 5 संबंध आया है यही संबंध हमारा कहलाएगा रिक्त संबंध। अब देखो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सेट लिया है, ये ए सेट लिया है जिसमें कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और हमने इसमें एक संबंध डिफाइन किया है कि R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10, जहाँ पर ए बी किसे बिलोंग करते हैं? ए को बिलोंग करते हैं। अब आप इसे ज़रा ध्यान से देखिए, हम ए सेट को वेन डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं और इस साइड भी ए को वेन डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये सेट ए है और ये भी क्या है? ए, और इसमें एक संबंध हमने डिफाइन किया है क्या? आर। अब ये आर किस तरह से डिफाइन किया वो ज़रा देखो। देखो आर में ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएगा यदि ए माइनस बी किसके इक्वल हो? 10 के इक्वल हो। इस बात पे ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर के अंदर आएगा, यानी कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये संबंध आर को बिलोंग करेगा। कब करेगा? अगर ए माइनस बी यानी ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए? 10 हो जाए। अब ज़रा यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 1 है ये हमारा किस एलिमेंट से रिलेट होगा इधर। अगर हम इस 1 को यहाँ 1 से रिलेट करें तो देखो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, जबकि आना कितना चाहिए था? 10, 10 आना चाहिए था। इसका मतलब ये 1 इस 1 से रिलेट नहीं हो सकता। अगर इस 1 को हम 2 से करें तो ये भी नहीं होगा कि 1 माइनस 2 भी 10 नहीं होता। ऐसे ही 1 माइनस 3 भी 10 नहीं होगा, 1 माइनस 4 भी 10 नहीं होगा। इसका मतलब ये 1 इधर किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये 2 भी अगर आप देखो, अगर हम इस 2 को 1 से रिलेट करना चाहें तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस 1 होगा 1, और ये 1 10 के इक्वल नहीं है तो ये 2 भी हमारा 1 से रिलेट नहीं होगा। और इसी तरह से अगर आप चेक करें तो ये जो 2 हमारा है वो 1 2 3 4 किसी से भी रिलेट नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ये 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कोई भी एलिमेंट, ये जो सेट ए आप देख रहे हैं इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर आप आर लिखेंगे तो यहाँ पर आर क्या आ जाएगा? आर 5 आ जाएगा, क्योंकि आर के अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है। तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। तो फिर से जान लें कि किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर ए का कोई भी अवयव आर के द्वारा ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसके बाद हम लोग लेते हैं सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए, सार्वत्रिक संबंध किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा? अगर ए का प्रत्येक अवयव आर के द्वारा ए के सभी अवयवों से संबंधित है। अब देखिए यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया था, वहाँ था कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या आ गया कि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। किस नियम के द्वारा? आर नियम के द्वारा या आर संबंध के द्वारा। अब यहाँ पर जो हमारा आर होगा वो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही हो जाएगा, यानी कि आप जान लें कि जो हमारा सार्वत्रिक संबंध होता है किसी सेट ए में वो पूरा ए क्रॉस ए के बराबर होता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने एक सेट ले लिया ए जिसमें 1 2 3 4 है, और यहाँ पर हमने संबंध डिफाइन किया है कि R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर भी देखिए हम डोमेन और कोडोमेन बनाते हैं, दोनों तरफ हमारा ए ही रहेगा। आपको पता ही है कि ये जो हम संबंधों के प्रकार पढ़ रहे हैं ये द्विआधारी संबंधों के प्रकार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, संबंध डिफाइन किया है क्या? आर। ए में कौन कौन है? 1 2 3 4, इधर भी क्या है? 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले इस 1 को इस 1 से कनेक्ट करके देखना चाह रहे हैं। तो आप ज़रा यहाँ पर देखें, अगर हम मॉड ऑफ 1 माइनस 1 निकालें
तो वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 0, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये 1 1 से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम इस 1 को 2 से कनेक्ट करना चाहें तो ज़रा देखो, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ -1, ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये भी कनेक्ट हो जाएगा हमारा 1 2 से। ऐसे ही हमारा 1 3 से भी कनेक्ट हो जाएगा, 4 से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 को 1 से कनेक्ट करें तो देखो मॉड 2 माइनस 1, वो भी 1 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये 2 हमारा 1 से भी कनेक्ट हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो 3 देख रहे हैं ये भी चारों एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये 4 भी हमारा चारों एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर भी हमारी ये जो कंडीशन दे रखी है मॉड a माइनस वी ग्रेटर देन 0, ये हर बार हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या देखा आपने यहाँ पर कि इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। और यही लिखा था कि यदि ए का प्रत्येक अवयव आर के द्वारा ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा संबंध क्या कहलाएगा, ये संबंध कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल या सार्वत्रिक संबंध। अगर हम यहाँ पे आर को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें तो देखिए आर के अंदर कौन कौन आएगा। जैसे हमने आपको बताया हमारा 1 से कनेक्ट हो रहा है, 2 से भी कनेक्ट हो रहा है, 3 से भी कनेक्ट हो रहा है, 4 से भी कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह से फिर देखिए 2 हमारा 1 से भी कनेक्ट है, 2 से भी कनेक्ट है, 3 से भी कनेक्ट है, और हमारा ये जो 2 है ये 4 से भी कनेक्ट होता है। ऐसे ही 3 हमारा 1 से भी कनेक्ट होगा, 2 से भी कनेक्ट होगा, 3 से भी कनेक्ट होगा और 4 से भी कनेक्ट होगा। साथ ही साथ 4 हमारा 1 से भी कनेक्ट है, 2 से भी कनेक्ट है, 4 हमारा 3 से भी कनेक्ट है और 4 हमारा 4 से भी कनेक्ट। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस आर के अंदर आएंगे। और आप देखें ये जो आर आया है ये वास्तव में क्या आया है, ये ए क्रॉस ए के बराबर ही आ गया। क्योंकि अगर आप ए क्रॉस ए भी निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस ए निकालना आपने 11th में सीखा होगा। तो अगर आप ए क्रॉस ए निकालते तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो मैंने आर में लिखे हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए में आते। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो हमारा आर होता है, अगर आर हमारा सार्वत्रिक संबंध है तो वो किसके बराबर होगा, वो हमारा ए क्रॉस ए के बराबर हो। तो इस तरह से आपने जान लिया रिक्त संबंध क्या होता है और सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ से देखिए बहुत हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेंगे बोर्ड में वो यहीं से बनेंगे। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये 3 संबंध हमें बहुत ध्यान से समझने हैं। तो कोई संबंध आर स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा, देखें जरा परिभाषा ध्यान से समझें। किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, यदि ए का प्रत्येक अवयव आर के द्वारा स्वयं से संबंधित है। ध्यान करें, ए का प्रत्येक अवयव किससे संबंधित होना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा था, इससे ऊपर आप देखिए जरा, ये हमारा जो 1 था, ये 1 इस 1 से रिलेटेड था। ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या देख रहे हैं आप, 1, 1, यानी कि ये 1 1 से रिलेटेड है। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं 2, 2, ये 2 2 से रिलेटेड है। यहाँ देख रहे हैं आप 3, 3, 3 3 से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखो 4 4 से रिलेटेड है। तो ये क्या है, 4 4 से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि जो अवयव है वो स्वयं से संबंधित है। तो यही चीज़ इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई सेट आपको ए दे रखा है तो ए से ए में कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाएगा कि इसका प्रत्येक अवयव, मान लो इसका एक अवयव मैं ए ले लूँ तो ये अपने आप से ही संबंधित हो, ए से रिलेटेड हो आर नियम के अंतर्गत। इसको देखिए ऐसे लिखा जाता है, ध्यान करें जरा, आपने 11th पढ़ा है, ए आर ए लिखा है। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज आर रिलेटेड टू ए। क्या पढ़ा जाएगा, ए इज आर रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि कैपिटल ए सेट के प्रत्येक स्मॉल ए के लिए ये वाली बात सत्य होनी चाहिए कि ए आर नियम के द्वारा स्वयं से ही संबंधित हो। और इसी चीज़ को देखिए ऐसे लिखा जाता है, ए इज आर रिलेटेड टू ए का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर।
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ही वही है कि ये जो ए है वो इस आर नियम के अंतर्गत इस ए से संबंधित है। तो ये होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, यानी कि कोई भी सेट अगर आपको ए दिया गया है और एक रिलेशन आर दिया गया जो उसमें डिफाइन किया गया है, वो स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? यदि ए का प्रत्येक अवयव उस आर नियम के अंतर्गत स्वयं से संबंधित हो। जैसे उदाहरण देखिए, संबंध ए बराबर बी स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है? क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर होता है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अगर ये बराबर का रिलेशन आपको किसी सेट में दिया जाए तो आपको पता है कि a इज़ इक्वल टू ए हमेशा सत्य होगा, इज़ ऑलवेज ट्रू, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने बराबर तो होगा ही। तो a इज़ इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ कि जो a है वो आर नियम के अंतर्गत स्वयं से संबंधित हो गया। तो इसका मतलब जो रिलेशन बना वो कैसा हो गया? वो हो गया स्वतुल्य। अब यहीं पर दूसरा उदाहरण देखिए, अगर मान लो हम किसी सेट में एक संबंध डिफाइन करें a इज लेस देन बी। अब इसे चेक करते हैं, ये स्वतुल्य नहीं है, लिखा हुआ है ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a इज लेस देन ए, ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं से छोटा नहीं होता। ए जो है वो ए से ही छोटा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ए हमारा यहाँ पर आर के द्वारा ए से संबंधित नहीं है, या हम कह सकते हैं ए कॉमा ए आर को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए, दो संबंध हमने देखे, एक तो था ए समानता का संबंध और एक था लेस देन का संबंध। तो समानता का संबंध तो स्वतुल्य निकला, लेकिन लेस देन का संबंध स्वतुल्य नहीं निकला। क्यों नहीं निकला लेस देन का? क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं से छोटा नहीं हो सकता। देखो ये लिखा है, क्योंकि कोई अवयव स्वयं से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये बात हो गई स्वतुल्य की। इसके बाद हम लोग आते हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, किसी अरिक्त समुच्चय, परिभाषा देखिए जरा, किसी अरिक्त समुच्चय, हर जगह हमने अरिक्त शब्द का इस्तेमाल किया, नॉन एम्प्टी सेट। किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक सममित संबंध कहलाता है यदि, क्या खास बात हो भाई, यदि a इज आर रिलेटेड टू बी। देखिए फिर से देखिए जरा क्या लिखा है, इफ a इज आर रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज b इज आर रिलेटेड टू a। इसका मतलब क्या है कि अगर a आर नियम के अंतर्गत b से संबंधित है तो b भी आर नियम के अंतर्गत a से संबंधित होना चाहिए। यानी कि अगर a आर नियम के अंतर्गत b से संबंधित है तो यहाँ से हमें ये भी मिलना चाहिए कि b भी आर नियम के अंतर्गत a से संबंधित होगा। इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं कि यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पर ए बी हमारे किसे बिलोंग करते हैं? सेट ए को। ठीक है ना? तो बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर ए बी आर में है, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो संबंध कैसा कहलाएगा? तो संबंध हमारा सममित कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, उदाहरण के रूप में हमने लिखा है संबंध ए इज इक्वल टू बी सममित है। क्यों है? क्योंकि अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो बी बराबर ए भी होगा। बिल्कुल होगा भाई। अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये संबंध कैसा हो गया? ये संबंध हो गया सममित। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण, संबंध ए इज लेस देन बी सममित नहीं है। क्यों नहीं है? इसको भी जरा चेक कर लो कि अगर ए बी से छोटा है तो बी क्या होगा? बी ए से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर संबंध उल्टा हो गया, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर ए बी से छोटा है तो बी भी ए से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए इज लेस देन बी इम्प्लाई करता है बी इज ग्रेटर देन ए, जबकि करना चाहिए था बी लेस देन ए, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो संबंध लेस देन का है ये सममित नहीं है। तो आपने देख लिया कि लेस देन का जो संबंध है वो ना तो स्वतुल्य है, यानी कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, और ना ही सममित यानी कि सिमेट्रिक है। लेकिन जो बराबर का संबंध था, समानता का संबंध था, ये स्वतुल्य भी है और सममित भी है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, संक्रामक संबंध। क्या आता है? संक्रामक संबंध।
इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये देखिए क्या कहता है कि किसी अधिक समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है यदि, कब कहलाता है कि इफ ए इज आर रिलेटेड टू बी, यानी कि ए आर के द्वारा बी से संबंधित हो, एंड बी इज आर रिलेटेड टू सी, यानी कि बी आर के द्वारा सी से संबंधित हो, तो हमें क्या मिल जाए, ए इज आर रिलेटेड टू सी, ए भी आर नियम के अंतर्गत सी से संबंधित हो जाए। मतलब क्या है कि अगर ए आर नियम के अंतर्गत बी से संबंधित हो और बी आर नियम के अंतर्गत सी से संबंधित हो, तो ये जो ए है ये सी से भी संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि संबंध हमारा कैसा है, संक्रामक है। इस चीज को ऐसे भी लिखा गया है कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करे, ऑर्डर्ड पेयर बी सी भी आर को बिलोंग करे, तो यहाँ से अगर हम ये सिद्ध कर लें कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी आर को बिलोंग करता है, तो संबंध कहलाएगा कैसा, संक्रामक। क्लियर। अब उदाहरण देख लो, संबंध ए इज इक्वल टू बी संक्रामक है। क्यों संक्रामक है, क्योंकि अगर ए और बी बराबर हों और बी और सी भी बराबर हों, तो यहाँ से हमें निश्चित रूप से मिल जाएगा कि ए बराबर सी। ध्यान करें, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं ए बराबर सी। इसका मतलब ए भी सी से संबंधित हो गया, तो संबंध कैसा हो गया, संक्रामक हो गया। अब दूसरा लेस देन वाला देखो जरा, ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, तो यहाँ से हम निश्चित रूप से ये लिख सकते हैं ए इज लेस देन सी। क्लियर है ना। तो इसका मतलब लेस देन का संबंध संक्रामक होता है। अब यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो बराबर का जो संबंध था वो स्वतुल्य भी था, वो सम्मित भी था, और यहाँ हमने देख लिया वो संक्रामक भी है। लेकिन लेस देन का जो संबंध था वो हमने ऊपर देखा कि स्वतुल्य नहीं था, स्वतुल्य नहीं था, सम्मित नहीं था, लेकिन संक्रामक है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध अभी पढ़े, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, वो है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिस पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 नंबर का एक प्रश्न बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुल्यता संबंध आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि, क्या खास बात हो भाई, यदि आर स्वतुल्य है। सबसे पहले क्या है, आर को स्वतुल्य होना चाहिए, अर्थात ए कॉमा ए, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए से ही संबंधित होना चाहिए आर नियम के अंतर्गत, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, आर सम्मित है, यानी कि आर को सम्मित भी होना पड़ेगा। अर्थात सम्मित होने का मतलब क्या है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है, तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर को बिलोंग करे, जहाँ ए बी किसे बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं। फिर तीसरा, आर संक्रामक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर को बिलोंग करता है, तो यहाँ से हमें ये मिलना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी बी आर को ही बिलोंग करता है, जहाँ पे ए बी सी किसे बिलोंग करते हैं, सेट ए को। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाएगा। कौन सा संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध। कब कहलाएगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य हो, सिमेट्रिक यानी कि सम्मित हो, और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक हो। अगर वो तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कोई संबंध किसी सेट ए में तुल्यता संबंध कहलाएगा, अगर वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अब जरा उदाहरण देखो, संबंध ए इज इक्वल टू बी तुल्यता संबंध है। क्यों है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। इस एग्जाम्पल को हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं और हमने आपको ये चेक करके बताया भी है कि जो संबंध समानता का है ए बराबर बी वाला, ये हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। और जब ये तीनों है तो इसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे। इसके बाद जो लेस देन का संबंध है, ए इज लेस देन बी, ये लिखा है तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये संक्रामक तो है। जैसे अभी हमने यहाँ चेक किया ना, अभी हमने जब संक्रामक
का उदाहरण आपको दिया था, तो उसमें हमने बताया था कि ए इज लेस देन बी वाला जो संबंध है ये संक्रामक तो है, लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है और सममित भी नहीं है। तो चूंकि ये स्वतुल्य और सममित नहीं है, इसलिए हम इसको तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे, इसलिए लिखा गया है ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो बात क्लियर हो गई। अब देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि किसी समुच्चय ए में सबसे छोटा तुल्यता संबंध समानता का होता है। यानी कि ए इज इक्वल टू बी का जो रिलेशन किसी सेट में होता है, ये जो रिलेशन होता है ये एक तुल्यता संबंध है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ाया, और ये सबसे छोटा तुल्यता संबंध है। इससे छोटा कोई तुल्यता संबंध नहीं होगा। इसी तरह से फिर लिखा गया है किसी समुच्चय ए में सबसे बड़ा तुल्यता संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है। यानी कि ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, सार्वत्रिक संबंध जब पढ़ाया आपको, तो ए से ए में सार्वत्रिक संबंध जो था यूनिवर्सल रिलेशन, वो क्या था, आर बराबर था ए क्रॉस ए, और ये ए क्रॉस ए एक तुल्यता संबंध भी होता है, और ये सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है। इससे बड़ा कोई तुल्यता संबंध नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने संबंधों के प्रकार सीख लिए हैं, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं हमने आपको बताया है कि हैंड रिटन नोट्स आप हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 12 का, उसमें आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके ये डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, या इन्हीं का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने संबंधों के प्रकार के बारे में जाना कि संबंध कुल मिलाकर के 6 प्रकार के हैं। वैसे एक प्रतिसंबित संबंध भी है जो मैंने आपको नहीं बताया है। मेन हमारे ये 6 हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, और ये जरूर ध्यान रखें, ये जो संबंधों के प्रकार हैं ये द्विआधारी संबंधों के प्रकार हैं, बाइनरी रिलेशन के ये टाइप्स हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है तुल्यता संबंध, और तुल्यता संबंध को भी हम तब सीख पाएंगे जब हमें पता हो कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है, और संक्रामक संबंध क्या होता है। अगर हम तुल्यता संबंध सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पक्का कर लेना होगा कि किसी संबंध को स्वतुल्य कब कहेंगे, सममित कब कहेंगे, और संक्रामक कब कहेंगे। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इस टॉपिक पर आधारित, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से किसी सेट में अगर कोई संबंध आर हमें दिया जाए तो उसे हम तुल्यता संबंध किस तरह से सिद्ध करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो को बनाने की ऊर्जा मुझे मिलती रहे, प्रेरणा मुझे मिलती रहे, और मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।